कमला प्रसाद समझ गए कि लालाजी इस वक्त कोई आपत्ति न सुनेंगे, बल्कि आपत्ति से उल्टा असर होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल पूर्णा के द्वार पर जाकर आवाज़ दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, पर अब बहुरिया बनने बैठने से कैसे काम चल सकता था। उन्हें अंदर बुला लिया। बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। कमला प्रसाद बाबू उस पर जा बैठे। एक क्षण में पूर्णा आकर उनके सामने खड़ी हो गई। पूर्णा का माथा घूंघट से ढका हुआ था, पर दोनों सजल आंखें कृतज्ञता और विनय से भरी हुई भूमि की ओर ताक रही थीं। कमला प्रसाद उसे देखकर अवाक सा रह गया। वह इस इरादे से आया था कि इसे किसी भांति यहाँ से टाल दूँ, मैं के चले जाने की प्रेरणा करूँ। उसे इसकी जरा भी चिंता न थी कि इस अबला का भविष्य क्या होगा, उसका निर्वाह कैसे होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। इसका उसे लेस मात्र भी ध्यान न था। वह केवल इस समय उसे यहाँ से टालने अपने रुपए बचा लेना चाहता था। पर विधवा की सरल निष्कलंक दीन मूर्ति देखकर उसे अपनी कुटिलता पर लज्जा आ गई। कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है जो किसी कोमल पशु को तोड़कर भाड़ में फेंक दे। जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण हुआ। अंधेरे घर में दीपक जल उठा। बोले, तुम्हें यहाँ अब अकेले रहने में तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा। उधर प्रेमा भी अकेले घबराई रहती है। उसी घर में तुम भी क्यों नहीं चलती? क्या कोई हरज है? पूर्णा सिर नीचा किए एक क्षण तक सोचने के बाद बोली, हरज तो कुछ नहीं बाबूजी, यहाँ भी तो आप ही लोगों के भरोसे पड़ी हुई हूँ। कमला प्रसाद ने कहा, तो आज चली चलो। बाबूजी की भी यही इच्छा है कि मैं जाकर आदमियों को असाब ले जाने के लिए भेज देता हूँ। पूर्णा ने कहा, नहीं बाबूजी, इतनी जल्दी न कीजिएगा, ज़रा सोच लेने दीजिए। कमला प्रसाद ने कहा, इसमें सोचने की कौन सी बात है, अकेले कैसे पड़ी रहोगी? पूर्णा ने कहा, अकेली तो नहीं हूँ, मेरी भी तो यहीं सोने को कहती हैं। कमला प्रसाद ने कहा, अच्छा, वह बिल्लू? हाँ, बुढ़िया है तो सी, लेकिन डर्री है। आखिर मेरे घर चलने में तुम्हें क्या असमंजस है? पूर्णा कहती है, कुछ नहीं, असमंजस क्या है? कमला प्रसाद ने कहा, तो आदमियों को जाकर भेज दूँ? पूर्णा ने कहा, भेज दीजिएगा, अभी जल्दी क्या है? कमला प्रसाद ने कहा, तुम व्यर्थ ही इतना संकोच कर रही हो पूर्णा। क्या तुम समझती हो तुम्हारा जाना मेरे घर के प्राणियों को बुरा लगेगा? कमला प्रसाद का अनुमान ठीक था। पूर्णा को वास्तव में यही आपत्ति थी, पर वह संकोच वश से प्रकट न कर सकती थी। उसने समझा, बाबूजी ने मेरे मन की बात ताड़ ली है। इससे वह लज्जित भी हो गई। बाबू साहब के घर वालों के विषय में ऐसी धारणा उसे न करनी चाहिए थी, पर कमला प्रसाद ने उसके संकोच का शीघ्र ही अंत कर दिया। बोले, तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल स्वाभाविक है पूर्णा, लेकिन सोचो, मेरे घर में ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारा विरोध कर सके? बाबूजी की स्वयं यह इच्छा है। मुझे तुम खूब जानती हो। पंडित वसंत कुमार से मेरी कितनी गहरी दोस्ती थी, यह तुमसे छिपा नहीं। प्रेमा तुम्हारी सहेली ही है। अम्मा जी को तुमसे कितना प्रेम है यह तुम खूब जानती हो। रह गई सुमित्रा, उसे ज़रा कुछ बुरा लगेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं, लेकिन उसकी बातों की परवाह कौन करता है? उसे खुश रखने का भी तुम्हें एक गुर बताए देता हूँ। कभी कभी यह मंत्र फूंक दिया करना, फिर वह कभी तुम्हारी बुराई न कर पाएगी। बस उसकी सुंदरता की तारीफ करती रहना। यह ना समझना कि रंबा या रोसी कहने से वह समझ जाएगी कि वह मुझे बना रही है। तुम चाहे जितना बढ़ाओ, वह उसे यथार्थ ही समझेगी। इसी मंत्र से मैं भी उसे नचाया करता हूँ। यही मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ। पूर्णा को हंसी आ गई। बोली, आप तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। भला ऐसा कौन होगा जिसे समझना हो? कमला प्रसाद ने कहा, इतनी समझ को तुम साधारण बात समझ रही हो, पर यह बिल्कुल भी साधारण बात नहीं। तुमको यह सुनकर आश्चर्य तो होगा, पर अपनी तारीफ सुनकर हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हमें विवेक की शक्ति लुप्त हो जाती है। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठता है। हाँ, प्रशंसा करने वाले शब्दों में भक्ति का भाव रहना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो कवियों की झूठी तारीफों के पुल बांधने के लिए हमारे राज महाराजे पुरस्कार क्यों देते, बताओ? राजा साहब तमंचे की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं और घर में भागते हैं, पर दरबार का कवि उन्हें वीरता में अर्जुन और द्रोणाचार्य से दो हाथ और ऊंचा उठा देता है तो राजा साहब की वांछें खिल उठती हैं। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह ख्याल नहीं आता कि यह मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसी तारीफों में हम शब्दों को नहीं, उनके अंदर छिपे हुए भावों को ही देखते हैं।
सुमित्रा रंग रूप में अपने बराबर किसी को नहीं समझती। न जाने उसे यह खब्त कैसे हुआ। यह कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है पूर्णा, पर इस स्त्री के कारण मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मुझे मालूम ही ना हुआ कि प्रेम किसे कहते हैं। मैं संसार में सबसे अभागा प्राणी हूँ और क्या कहूँ। पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुमित्रा से बोलने को जी नहीं चाहता, पर मुंह से कुछ नहीं कहता कि कहीं घर में कोहराम न मच जाए। लोग समझते हैं मैं आवारा हूँ, सिनेमा और थिएटर में प्रमोद के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ पूर्णा, मैं सिनेमा में केवल अपनी हार्दिक वेदनाओं को भुलाने के लिए जाता हूँ। अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को और कैसे शांत करूँ, दिल की आग को कैसे बुझाऊँ। कभी कभी जी में आता है सन्यासी हो जाऊँ, और कदाचित एक दिन यही करना पड़ेगा। तुम समझती होगी यह महाशय कहाँ का पता ले बैठे। क्षमा करना, न जाने आज क्यों तुमसे ये बातें करने लगा। आज तक मैंने इन भावों को किसी से प्रकट नहीं किया था। व्यथित हृदय ही से सहानुभूति की आशा होती है। बस यही समझ लो। तो मैं जाकर आदमियों को भेजे देता हूँ, तुम्हारा आसाब उठा ले आएंगे। पूर्णा को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। उसका जी अब भी इस घर को छोड़ने को न चाहता था, पर वह इस अनुरोध को टाल न सकी। उसे यह भय भी हुआ कि कहीं यह मेरे इनकार से और भी दुखी न हो जाए। आश्रय विहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती, पर क्या जानती थी कि वह उसे उबारने वाली नौका नहीं, वरन एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को निगल जाएगा। Thank you for watching.